जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज है इस सीरीज की दूसरी वीडियो। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लें और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। और यह वीडियो आप लोगों के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में 50 प्रश्न तक हम कर लिए थे, 50 क्वेश्चन तक। आज उसके आगे करेंगे 51 नंबर से, ठीक। जैसे आप प्रश्न है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। इसमें बताना है, 4 ऑप्शन है। कौन सा एक अंग है जो ग्रंथि नहीं है। तो ग्रंथि कौन सी नहीं है? पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। कौन सी? पित्ताशय। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, एनटीपीसी का प्रश्न है 2016 का। तो इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? फ्रेडरिक बैंटिंग को। किसको? फ्रेडरिक बैंटिंग को। अगला प्रश्न है इसी में, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। देखिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, लेकिन दोनों में, एक 24 तारीख की डेट पर, एक 26 में। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलेनिन। क्या हो जाता है? वो क्या हो जाएगा? मेलेनिन। देखिए, एनटीपीसी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। देखिए, एनटीपीसी का प्रश्न है 2017 का। तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? मस्तिष्क में उपस्थित। कहाँ होती है? मस्तिष्क में उपस्थित। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। देखिए, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में रिपीट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी, और एक बार ग्रुप डी के 30 डेट पर, और एक 5 तारीख की डेट पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से माइंड में ध्यान रख लें। अगला प्रश्न है, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका का कहा जाता है नर युग्मक। क्या कहते हैं उसको? नर युग्मक। अगला प्रश्न है, यदि लैंगिक प्रजनन, इसमें क्या रहेगा? लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या शामिल हो तो? लैंगिक प्रजनन। देखिए, एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, और आप लोग साथ में देखते चलिए कि कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है और किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। जो नए जीव होते हैं अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण। कौन सा है? वृषण। अगला प्रश्न है, सिंगमी कहलाता है। सिंगमी क्या कहलाता है? एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। देखिए, एलपी टेक्नीशियन का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? कौन सा हिस्सा? गर्भाशय। गर्भाशय। अगला प्रश्न है, इमल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? इमल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। देखिए, एलपी टेक्नीशियन का प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? कहाँ पे मौजूद होती है? मूत्राशय के नीचे। मूत्राशय। अगला प्रश्न है, अंडा
अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? किसके माध्यम से? डिंब वाहिनी के माध्यम से। डिंब वाहिनी। अगला प्रश्न है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? कौन सा हिस्सा? गर्भनाल। गर्भनाल, जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो वह कहाँ पे भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय में। कहाँ पे? गर्भाशय में। देखिए एल पे टेक्नीशियन का प्रश्न। अगला प्रश्न है, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण अंडकोश की थैली। क्या हो जाएगा? वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? युग्मनज का। किसका? जाइगोट, जिसको युग्मनज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? एक प्रजनन कोशिका युग्मक। क्या है? युग्मक। अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजो दर्शन से। रजो दर्शन से। अगला प्रश्न है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अंड जनन। अंड जनन। अगला प्रश्न है, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। अगला प्रश्न है, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। उस उम्र का क्या नाम है? किशोरावस्था। ये सब प्रक्रिया कब होती है? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? कहाँ होती है? निषेचन। कहाँ पे? निषेचन में। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? वृषण कोष जो होता है पुरुष में वो शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक। देखिए ग्रुप डी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा आपका भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन संबंध उत्सर्जन तंत्र से। किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। अगला प्रश्न है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। ये कहाँ होता है? लीवर में। मानव में जो अमोनिया होता है को यूरिया में कहाँ बदल देता है? लीवर में। लीवर में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा मूत्रवाहिनी। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। क्या कौन सी होती हैं? मूत्रवाहिनी। एनटीपीसी का प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से ग्रुप डी का, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश कौन सा नहीं है? गर्भाशय। गर्भाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है?
कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दे से। किससे? गुर्दे से। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। किससे? मूत्राशय। मूत्राशय। अगला प्रश्न है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। दो विकल्प हैं, दो विकल्प और भी हैं। उस विकल्प को चुनें जो तीनों से अलग है। जो तीन से अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अलग है। निश्चल कणिकाएं। निश्चल कणिकाएं तीनों से अलग है। बाकी जो सी है और डी है और एक था बी, इसमें का जो बी है, इसमें का बी, ये तीनों एक ही जैसी हैं लेकिन ये अलग है। ये अलग है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी गुर्दे की धमनी, पल्मोनरी सिरा और हेपेटिक सिरा, ये तीनों उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? क्यूपो क्यूबोइडल एपिथीलियम। क्या होता है? क्यूबोइडल एपिथीलियम। अगला प्रश्न है, मानवों में वृकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? क्या है? उत्सर्जन करना। क्या है? उत्सर्जन करना। अगला प्रश्न है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। कहाँ से? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो उसका आंसर जीभ। जीभ हो जाएगा। जो एकमात्र पेशी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? सबसे उपयोगी कार्य शरीर का ताप नियंत्रण होना। शरीर का ताप नियंत्रित होना। ठीक। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान तो क्या क्षय होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? किस प्रणाली का भाग है? वस्ती मूत्र संबंधी का भाग है। अगला प्रश्न है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपवाहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो विसरण। विसरण तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कंडरा। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। देखिए ग्रुप डी में एक 24 की डेट पर और 3 की डेट पर, शिफ्ट 3 में शिफ्ट 1 में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है कैल्शियम और फास्फोरस से। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की प्रक्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल। पेशीय बल मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न पेशीय बल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियों में हाथ में विद्यमान होती है। किसमें? हाथ में। अगला प्रश्न, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। कार्टिलेज। कार्टिलेज मुलायम करती है। अगला प्रश्न, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ये किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज? कैल्शियम। सभी को पता है कैल्शियम हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऐच्छिक मांसपेशियों को। किसको? ऐच्छिक मांसपेशियों को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। कौन सी? स्टेपिडियस। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। कार्डियक। कौन सी? कार्डियक मांसपेशियां। अगला प्रश्न है, धारीदार पेशियां होती हैं। धारीदार पेशियां कैसी होती हैं? बहुनाभिक। बहुनाभिक होती हैं। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? एड्रेनाइल। एड्रेनल लाइन हार्मोन। अगला प्रश्न है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे हैमर, एनविल और स्टीरिप। हैमर, एनविल और स्टीरिप बीच वाले कान में। अगला प्रश्न है, हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। किसके कारण? उपास्थियों के कारण मोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? उपास्थियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। संकुचन उत्पन्न करने के सिकुड़ता है, क्या कहलाता है? एक्टिन। एक्टिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? बाह में। कहाँ पे? बाह में। अगला प्रश्न है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन एक प्रकार का मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन। अगला प्रश्न है, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो कवर करती है। किसको कवर करती है? मांसपेशीय तंतु को। मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो एक्स। एक्स मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी का भाग है। देखिए एनटीपीसी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? आपको बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत। दांत की परत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी भी। अगला प्रश्न है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? रिब्स। रिब्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? अच्छी हड्डी नहीं है? कंधा। कौन सी? कंधा। अगला प्रश्न है, रीढ़ की मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? दिल के पास।
कहाँ पे? दिल में। तो इसी के साथ मानव तंत्र से टोटल 126 क्वेश्चन थे, जो कि यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके आगे का चैप्टर देखिए, आगे का चैप्टर रक्त का है। तो रक्त का चैप्टर अगली वाली वीडियोस में हम करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे और मानव तंत्र के क्वेश्चन जितने भी हैं सफिशियंट है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को रट लें और जो रिपीट है क्वेश्चन उसको रट लें, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो सकता है। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो थ्योरी पढ़ना है आप पीडीएफ से खुद पढ़ें और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक।